सो द नेक्स्ट थिंग इज क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, इसमें क्या होगा, मान लिया कि अपने पास दो मीडियम्स की पार्टिंग सरफेस है, ऊपर वाला मीडियम रेयरर, नीचे वाला मीडियम डेंसर। ठीक है, डेंसर मीडियम से एक रे आई परपेंडिकुलर टू द सरफेस, वो आफ्टर रिफ्रैक्शन सीधी निकल गई। ठीक है, और कुछ अमाउंट उसका वापस मुड़ के आया, तो इस तरह से अपने पास तीन रेस क्रिएट हो गई। ठीक है, ये जो रे है ये वापस रिटर्न होके आई है, यहाँ पे कुछ अमाउंट वापस आ गया, कुछ अमाउंट सीधा निकल गया, तो ऊपर की तरफ रिफ्रैक्शन, नीचे की तरफ रिफ्लेक्शन हुआ। ठीक है, तो तीन रेज आ गई, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। अब क्या कर रहे हैं हम, धीरे धीरे इंसिडेंट एंगल को यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस को धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। ये वाला एंगल, इस एंगल को धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है। तो आप देख सकते हो कि रिफ्लेक्टेड रे का एंगल भी बढ़ रहा है और रिफ्रैक्टेड रे का एंगल भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। ठीक है, देखो धीरे धीरे बढ़ रहा है। ठीक है, इस तरीके से। तो आप सोचें कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर होता है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्योंकि डेंसर मीडियम से रेयरर में जा रही है, तो आर का वैल्यू थोड़ा सा आई से बड़ा होगा। ठीक है, तो अब मैं आई को अगर धीरे धीरे और बढ़ाऊं तो पहले 90 कौन होगा, पहले 90 होगा आर। आप सोच के देखो, धीरे धीरे मैंने आई को और बढ़ाया, देखो 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 जाके ये 90 हो गया। ठीक है, तो अगर ये 90 हो गया तो जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे ये 90 हुआ, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को अपने बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। तो IC इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। ये कौन सा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके ऊपर R का वैल्यू 90 हो जाएगा। तो अपने क्या बोलेंगे, एट विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 डिग्री। ठीक है, तो अब हमने क्या बोला कि अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को इसके बाद और फर्दर बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, ये वाली रे तो दूसरे मीडियम में जाएगी नहीं। अगर ये वाली रे दूसरे मीडियम में तो जाएगी नहीं, तो फिर तो रिफ्रैक्शन होना ही बंद हो जाएगा। तो फिर क्या होगा, ये वाली रे खत्म हो जाएगी और जितना इधर से रे का इंटेंसिटी जा रहा था वो सारा का सारा इस डायरेक्शन में चला जाएगा। मतलब ये वाला इंटेंसिटी जाना बंद हो जाएगा दूसरे मीडियम में, इसका इंटेंसिटी बढ़ जाएगा। अभी आप देख पा रहे हो कि ये वाली रे बहुत मोटी है और ये वाली रे बहुत पतली है। ये पतली रे ये रिप्रेजेंट कर रही है कि इसका इंटेंसिटी बहुत कम है। तो अब इसके बाद देखना, अगर मैं थोड़ा सा एंगल और बढ़ाता हूं तो यहाँ पे देखना सडनली थोड़ा सा एंगल और बढ़ाते ही नोटिस करना जरा कि क्या हुआ। देखो सडनली रिफ्लेक्टेड रे का इंटेंसिटी बढ़ गया, इस वाले रे का इंटेंसिटी बढ़ गया। देखो और एंगल बढ़ा रहा हूं तो रिफ्लेक्टेड रे नजर आ रही है, रिफ्लेक्टेड रे गायब भी होगी। तो आगे के सारे एंगल्स पे सिर्फ मुझे क्या नजर आएगी, रिफ्लेक्टेड रे। तो ये जो फिनोमिना है, मतलब जहां पे रिफ्रैक्शन होना ही बंद हो गया, ऐसे एंगल के बाद सारी की सारी रे उसी मीडियम में वापस रिफ्लेक्ट होके आ जाएगी। तो इस फिनोमिना को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। शॉर्टकट में TIR बोलते हैं इसको। ठीक है, तो यहां पे अब हो क्या रहा है, यहां पे TIR हो रहा है, तभी जितनी रे गई थी वो सारी की सारी टोटली रिफ्लेक्ट होके आ गई है, रिफ्लेक्ट होना ही बंद हो गई। तो ये कब होगा, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस IC यानी क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाएगा। तो ये कब हो रहा है, जब ये जो है I इसका वैल्यू बड़ा है किससे, क्रिटिकल एंगल से, ये तब होगा। ठीक है, अब एक बार दोबारा से देख लेते हैं इसी फिनोमेना को। आप नोटिस करें इस बात को, देखो पूरा शुरू से लेके एंड तक। आई होप आपको क्लियर हो गई है कहानी। ठीक है, तो क्रिटिकल एंगल के बाद किसी भी एंगल पे आप रे डालो तो वो हमेशा ही उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, ये सिर्फ और सिर्फ तभी होगा जब इंसिडेंट रे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रही होगी। मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तभी होगा जब इंसिडेंट रे डेंसर मीडियम और रेयरर मीडियम की बाउंड्री पे पड़ेगी। किस तरफ से, डेंसर मीडियम की तरफ से। यदि रेयरर मीडियम की तरफ से पड़ेगी तो TIR कभी भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में रिफ्रैक्शन हुआ तो I का वैल्यू R से बड़ा होता है। तो अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को धीरे धीरे बढ़ाऊंगा तो R का वैल्यू भी बढ़ रहा होगा, बट I का वैल्यू पहले 90 हो जाएगा, R का वैल्यू बाद में 90 होगा, क्योंकि
आई का वैल्यू बड़ा है, आई को भी बढ़ा रहा हूँ, आर को भी बढ़ा रहा हूँ, तो आई का वैल्यू पहले 90 हो जाएगा। अगर आई पहले 90 हो गया तो फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है ना। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तो तब होगा ना जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 हो जाए और रे रिफ्रैक्ट होना ही बंद हो जाए, दूसरे मीडियम में जाना ही बंद कर दे, उसी मीडियम में लौट के आ जाए। तो इसलिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हमेशा तब होगा जब इंसिडेंट रे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की तरफ जा रही है और दोनों मीडियम्स की बाउंड्री पे जाके इंसिडेंट होती है। और किस एंगल पे होती है? क्रिटिकल एंगल से बड़े एंगल पे। क्रिटिकल एंगल कौन सा एंगल होता है? क्रिटिकल एंगल इज द एंगल एट विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 डिग्री। ठीक है, तो इसी की हेल्प से हम क्रिटिकल एंगल की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अपने। यहां पे हम क्रिटिकल एंगल की वैल्यू निकालेंगे। देखना जरा, ये एक सोर्स है, मान लिया ये कोई लाइट का सोर्स है, मान लिया यहाँ पे एक बल्ब पड़ा है। ठीक है, अच्छा बल्ब भी कौन से कलर का है? मान लिया ग्रीन कलर का बल्ब है, दिस इज अ बल्ब। ठीक है, ये ग्रीन कलर का बल्ब पड़ा है। ठीक है, तो यहां से चारों तरफ, अब ग्रीन बल्ब अगर मैं कहीं से जगा दूंगा तो उसमें से लाइट किधर निकलेगी? चारों डायरेक्शन में निकलेगी, है ना, हर डायरेक्शन में, किधर भी भेज लो। तो हमने क्या बोला? हमने सारी रेज नहीं बनाई, हमने कोई 2-3 बना के देखी। तो हमने बोला ऊपर की तरफ यहाँ पे रेयरर मीडियम है, ठीक है, और नीचे की तरफ डेंसर मीडियम है। ठीक है, तो डेंसर मीडियम में बल्ब रखा हुआ है, तो डेंसर मीडियम से रेज ऊपर इधर 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 हर डायरेक्शन में जा रही होगी। तो मैंने कोई एक रे बनाई, ठीक है, ये वाली रे मैंने बनाई, इसको बोल दिया रे नंबर 1। तो रे नंबर 1 सरफेस पे पड़ी और रिफ्रैक्ट होके दूसरी तरफ निकल गई। अब मैंने क्या बोला? कोई रे इधर भी जा रही होगी, कोई इधर भी जा रही होगी, कोई इधर भी जा रही होगी, कोई इधर भी जा रही होगी। उनमें से मैंने एक रे ऐसी बनाई जो रिफ्रैक्ट होने के बाद सरफेस के पैरेलल हो जाती है, यानी जिसके लिए आर का वैल्यू 90 डिग्री हो जाता है। ऐसी रे बनाई मैंने। ठीक है, यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो गया जिस रे के लिए। तो जिस रे के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 हुआ, उस रे का एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर हो जाएगा? क्रिटिकल एंगल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं स्नेल्स लॉ लगाऊं तो स्नेल्स लॉ क्या कहता है? स्नेल्स लॉ कहता है n1 sin i बराबर n2 sin r। ठीक है, अगर मैं क्रिटिकल एंगल पे इंसिडेंस करा रहा हूं तो i की जगह पे मैं IC डाल सकता हूं, क्रिटिकल एंगल। n1 नीचे वाले मीडियम का, डेंसर मीडियम का, ND लिख देता हूं मैं, D का मतलब डेंसर, नीचे वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। n1 यानी रेयरर मीडियम का, उसको nr लिख देते हैं। r का वैल्यू 90 डिग्री है, साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। ठीक है, तो यहां से साइन IC का वैल्यू आया n रेयरर अपॉन n डेंसर। तो यहां से क्रिटिकल एंगल का वैल्यू आ गया साइन इनवर्स n रेयरर अपॉन n डेंसर। यहां से हम क्रिटिकल एंगल की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो क्रिटिकल एंगल की वैल्यू निकालने के लिए हमें सिर्फ 2 चीजें पता होनी चाहिए, दोनों मीडियम्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और कुछ नहीं चाहिए अपने को। ठीक है, तो अगर क्रिटिकल एंगल का वैल्यू निकालना है तो NR और NC पता चल जाए तो हम निकाल सकते हैं। अच्छा, फिर मैंने क्या बोला? ये रेज इधर भी जा रही थी, इधर भी जा रही थी, ये वाली रे, ये पर्टिकुलर एंगल पे जो रे गई वो इधर रिफ्लेक्ट होने लगी 90 पे। तो मैंने बोला इसके बाद किसी भी एंगल पे रेज जाएंगी वो वापस मुड़ आएंगी। तो इसके बाद की एक रे हमने यहाँ पे ड्रॉ कर रखी है, इसका नाम रे नंबर 2 रख देते हैं, इसका नाम रे नंबर 3 रख देते हैं। तो ये जो रे नंबर 3 है, ये अब पक्का इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो गया होगा। अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो गया तो ये फिर सरफेस पे पड़ते ही पूरी की पूरी वापस उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट होके आ जाएगी। यानी कि यहाँ पे जो हो रहा होगा वो होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यानी कि इस पॉइंट के बाद देखना, यहाँ पे फिगर के अंदर यहाँ पे एक पॉइंट बनाया मैंने, इस पॉइंट का नाम मान लिया मैंने B रख दिया। तो B पॉइंट के राइट में कहीं से भी कोई रे बाहर नहीं निकल रही होगी। B पॉइंट के राइट में इस सरफेस में से
कोई भी रे बाहर नहीं निकल रही होगी। बी के लेफ्ट वाले रीजन में यहाँ पे पक्का रेज बाहर निकल रही होंगी। तो अगर कोई ऑब्जर्वर यहाँ पे खड़ा होगा, मान लिया यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर खड़ा है, ऐसे देख रहा है, ठीक है, तो उसको लग रहा होगा कि इस पॉइंट के इधर से, इस पॉइंट के, ये जो पॉइंट बी है, इस पॉइंट के इधर से लाइट निकल के आ रही है, इधर से कोई लाइट बाहर नहीं आ रही। तो उसको इधर तो अंधेरा नजर आ रहा होगा इस वाले पूरे रीजन में, उसको लग रहा होगा कि यहाँ से लाइट निकल के उसकी आंखों पे पड़ रही है, ठीक है। तो उसको रोशनी सिर्फ इस रीजन में से निकलती हुई दिखेगी, क्योंकि यहीं से रेज बाहर निकल रही है, यहाँ से कोई रेज बाहर निकल ही नहीं रही। आई होप आपको ये फंडा समझ में आया, ठीक है। तो इसी फंडे पे आधारित है हमारा सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस। तो उसकी बात कर लेते हैं हम। तो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस क्या होता है, यहां पे देख लेते हैं। मान लिया दो मीडियम्स की पार्टिंग सरफेस पे डेंसर मीडियम की तरफ से एक इंसिडेंट रे आई परपेंडिकुलर टू द सरफेस, और वो सीधी निकल गई आफ्टर रिफ्रैक्शन, ठीक है। जो चीज हमने पीछे देखी थी उसी चीज को दोबारा से देख रहे हैं। देखो धीरे धीरे एंगल बढ़ रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे एक सोर्स पड़ा है, यहाँ पे एक बल्ब है, ठीक है। तो इस बल्ब से धीरे धीरे लाइट निकल रही है। तो अब आपने देखा कि ये क्रिटिकल एंगल तक लाइट बाहर निकल रही थी, उसके बाद ये सरफेस के पैरेलल हो गई है, ठीक है। अब इसके बाद कोई भी रे यहाँ से निकलेगी तो वो देखना वापस मुड़ के आ जाएगी, कोई और रे इधर जाएगी वो वापस मुड़ के आ जाएगी, है ना। बिल्कुल सेम ही इफेक्ट दूसरी तरफ भी अपने को देखने को मिलेगा, ठीक है। दूसरी डायरेक्शन में अगर देखें तो यहाँ पे भी किसी एंगल पे गई तो वो बाहर निकल रही होगी। अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाऊं थोड़ा सा तो देखो 90 पे चली गई। अब इसके बाद ये भी क्रिटिकल एंगल है इधर, इस एंगल के बाद इस साइड भी कोई भी रे जाएगी तो वो पूरी की पूरी वापस रिफ्लेक्ट होके उसी मीडियम में आ जाएगी। तो ये हर डायरेक्शन में हो रहा होगा, चारों तरफ हो रहा होगा। तो चारों तरफ ऐसा होगा तो इसका मतलब यहाँ पे एक सर्कल जैसा क्रिएट हो जाएगा। जिस सर्कल में से लाइट बाहर आती हुई दिखेगी उस सर्कल के बाहर कहीं से भी लाइट बाहर आती हुई नहीं नजर आ रही होगी। इसीलिए इस सर्कल का नाम होता है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस। यानी कि यहाँ पे अगर ग्रीन कलर का एक बल्ब रखा है तो उस बल्ब से चारों तरफ लाइट जा रही है, लेकिन कोई ऑब्जर्वर अगर इस मीडियम में खड़ा हुआ है, अगर कोई ऑब्जर्वर इस मीडियम में खड़ा हुआ है, ठीक है, तो उस ऑब्जर्वर को लग रहा होगा कि लाइट सिर्फ इस सर्कल के अंदर से बाहर आ रही है, इस वाले रीजन से या फिर इस वाले रीजन से कोई लाइट बाहर नहीं आ रही, ठीक है। इसीलिए इसको हमने बोला सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस। तो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस नजर आने का रीजन क्या है? द रीजन इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसके राइट में, मतलब बेसिकली ये सर्कल है तो ये अपने को 2D में दिख रहा है, तो ये पूरा का पूरा ऐसे सर्कल है ना, इस तरीके से आप देख सकते हो जैसा कि ये इस तरह का एक सर्कल है। तो इस सर्कल के चारों तरफ बाहर कहीं से भी पूरे रीजन में से लाइट बाहर नहीं आ रही होगी। मतलब जैसे मान लिया ये एक सर्कल है तो कोई रे यहाँ पे गई तो वो वापस आ जाएगी, इधर गई वापस आ जाएगी, इधर गई वो भी वापस मुड़ आएगी, इधर गई वो भी वापस मुड़ आएगी, अगर कोई रे पीछे की तरफ गई वो भी वापस मुड़ आएगी। बट कोई सर्कल के अंदर जाएगी तो वो रे बाहर पास हो पाएगी। तो इसका मतलब ये पूरा ऐसे सर्कुलर सिस्टम है, ऐसे 3D में है। उस सर्कल के बाहर किसी भी पॉइंट पे पूरा एक प्लेन है ना, ऐसे प्लेन सरफेस है, उस सरफेस के ऊपर एक ऐसे सर्कल टाइप बना हुआ है। तो उस सर्कल के बाहर कहीं पे भी लाइट पड़ेगी तो वो वापस मुड़ के उसी मीडियम में आ जाएगी, लेकिन सर्कल के ऊपर या सर्कल की बाउंड्री पे पड़ेगी तो वो बाहर निकल पाएगी। तो यहां पे हमने क्या बोला कि सर्कल के बाहर हर जगह टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा होगा, ठीक है। इसीलिए इसको बोलते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस। यानी कि अगर कोई रे इधर गई तो बाहर निकलेगी, इधर गई तो भी बाहर निकलेगी, इधर गई तो सीधी निकलेगी, इधर गई तो भी बाहर निकलेगी, इधर गई तो भी बाहर निकलेगी। लेकिन अगर कोई रे इसके बाहर कहीं चलेगी तो वो बाहर नहीं निकल पाएगी। तो इसका मतलब इस ऑब्जर्वर को लग रहा होगा कि सिर्फ ये सर्कल इल्यूमिनेट हो रहा है, इस सर्कल के अंदर अंदर से लाइट आ रही है। उसके बाद